नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आरक्षण का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि सरकार इसमें कटौती के बारे में सोचती तक नहीं। अलग अलग तरीके से इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश सियासी हित के हिसाब से दल तलाशते रहते हैं। विपक्ष के लिए आरक्षण में बदलाव का मुद्दा सत्ता पक्ष को परेशान करने की बड़ी गुंजाइश के साथ आता है और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो फैसला सुनाया है उससे सत्ता पक्ष परेशान दिख रहा तो मौके की तलाश में बैठे विपक्ष के हाथ मानो बटेर लग गया हो और जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उनके ही हित के लिए राजनीति करने का दावा करने वाले दल सभी संविधान को बचाने का हवाला देते हुए सड़क पर उतर आए। अब ऐसे में सरकार को आश्वासन देना पड़ा और सरकार के आश्वासन के बाद भी आरक्षण के नाम पर हो रही सियासत कितनी कारगर होगी, सवाल तो पूछेंगे। और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ JDU की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी हैं, RJD की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं और BSP की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए रंजन कुमार जी हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे, रंजन जी से सवालों की शुरुआत करना चाहेंगे। रंजन जी, जब कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार ने रुख स्पष्ट कर दिया है कि क्रीमी लेयर को लेकर कोई भी प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा, SC/ST समुदाय में आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होगा, सरकार इसको लेकर कदम उठाएगी, तो फिर पूरे देश में ये क्यों प्रदर्शन? देखिए दीपक जी, जो सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, उन्होंने जब आरक्षण का प्रावधान SC/ST भाइयों के लिए किया तो वह न तो आर्थिक आधार था न शैक्षणिक आधार था, वह जो था छुआछूत सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उसी को आधार बनाकर उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया था। अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और जो देश की सरकार है उसके इशारे पर न्यायालय जो कर रही है, यह जो कानून इन्होंने बनाया, क्रीमी लेयर का कानून बनाया है, यह तो वर्गीकरण का मामला है। आप हम भाइयों को लड़ाने क्या काम कर रहे हैं, हमको आप बांटने का काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि यह छिन्न भिन्न हो जाएं, अलग थलग पड़ जाएं और उसके बाद इनका जैसे होगा वैसे हम शोषण दोहन करेंगे और आने वाले समय में आरक्षण ही हम समाप्त कर देंगे। और देश के संविधान पर यह बहुत बड़ा खतरा है। मोदी जी की जो सरकार है, जब भी कोई कानून लाती है तो जैसे ही देश में बवाल होता है तो 1 मिनट में कहती है कि इसको हम वापस ले लेंगे, इस पर हम पुनः विचार करेंगे। लेकिन आप बता दीजिए, जितना ही कानून लाई, कहाँ कहाँ पुनर्विचार करने का काम की, सब जगह यह जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। SC/ST का जो क्रीमी लेयर का इन्होंने वर्गीकरण का जो कानून न्यायालय ने लाया, सर्वोच्च न्यायालय ने लाया है, यह केंद्र सरकार के इशारे पर लाया है और ला करके जनता का यह टेम्परेचर नापना चाहती है। बिहार की और देश में जो आज बंद हुआ है, यह पूरे तरह से सफल बंद रहा है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। और आप देखिएगा कि अभी जो पटना के डाक बंगला और बिहार में जो बंद हुआ है, पूरे निहत्थे लोग थे, गरीब गुरबा सड़क पर आए थे, पढ़े लिखे लोग थे। जब आपस में हम लोग नहीं चाहते हैं कि क्रीमी लेयर को अलग कर दीजिए, हमको आप अलग कर दीजिए, तो आप कैसे आपने अलग कर लिया? क्या आपने कभी सर्वे किया, लोगों से पूछताछ की, लोग क्या चाहते हैं? कोई भी कानून, कोई भी न्यायाधीश बनता है, अगर कानून बनता है तो जनता के हित के लिए बनता है। ये आप क्या कर रहे हैं? आपस में दो भाइयों को आप लड़ाना चाहते हैं, उनके घरों का आप बंटवारा चाहते हैं, उनके भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं। यह देश की जनता नहीं चाहती है, बिहार की जनता नहीं चाहती है। BSP प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने मजबूती से कहा है कि यह न्यायाधीश किसी भी स्थिति में हम देश में लागू नहीं होने देंगे। और बिहार के बसपा के प्रभारी बड़े भाई अनिल कुमार जी के आदेश पर आज बिहार में हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में BSP कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। हम और यहाँ परिस्थितियों को और आपके पक्ष को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। रंजन जी, एक बार आरजू खान जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि उन्होंने किस बात को लेकर, किस परिस्थिति को लेकर समर्थन देने का उनकी पार्टी ने फैसला लिया है और आगे क्या रणनीति रहेगी। आरजू जी। जी देखिए, ये जो बता रहे थे रंजन जी, ये 100% सही बता रहे थे।
और इसी हिसाब से आपको आरक्षण मिला था। और ये जो है आर्टिकल आया था सामाजिक छुआछूत और भेदभाव की वजह से। आप सीधा सीधा आप वर्गीकरण चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास वो कौन सा पैमाना है दीपक जी, जिससे आप नापते हैं कि एक ही वर्ग में एक को आप क्रीमी लेयर बताइएगा और एक को अछूता बताइएगा। ये उसी समाज के अंदर दूराभास विरोधाभास होगा या नहीं? एक अपने आप का कॉलर टाइट करके चलेगा कि आई एम ए क्रीमी लेयर मैन, और उसी समाज का दूसरा आदमी अपने को शोषित और वंचित ही महसूस करेगा। और आपके पास डेटा एनालिसिस की जहां तक बात है, आप कहना चाहते हैं कि दूसरे को क्यों नहीं मिलता, तो क्या आपके पास डेटा एनालिसिस नहीं है कि जिसको एक बार या दो बार अगर उसका लाभ मिल चुका है तो उसको तीसरे बार ना मिले? लेकिन आप करना क्या चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा ये एक ट्रायल है। आप ट्रायल के तहत जिस तरीके से आपने लेटर एंट्री के तहत जिस तरीके से आपने काम किया कि बिना आरक्षण के, जिस तरह से स्पीकर ओम बिरला की बेटी को अपने यूपीएससी में आईएएस पीसीएस बनाने का काम किया, उसी तरीके से आप अपने मन मुताबिक लोगों को चाहते हैं कि हम कर दें, उनको आईएएस पीसीएस बना दें बिना आरक्षण के। आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, ताक पे रख दिया जाए। आपका ये सिस्टम था जिसको हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया। अब मैं यही कहूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हमारी मांग यही होगी कि इस पे जितना जल्द हो सके उस पर पूर्ण विचार करने की कोशिश की जाए। अगर नहीं होंगे तो इसके परिणाम जो है बहुत अच्छे नहीं आने वाले। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इस देश में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो आरक्षण को खत्म कर दे। और ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर दे ऐसी तो बात ही नहीं उठ रही है ना। बीजेपी पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी ने भी कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद स्थिति स्पष्ट की है। बहरहाल अजीत जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। अजीत जी, जिस तरह से सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो आरक्षण न खत्म करने का इरादा रखते हैं, न संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश देखते हैं, फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? क्या एक मौके की तलाश में थे और कोर्ट के फरमान के कारण इन्हें विरोधियों को एक मौका मिल गया? देखिए, स्पष्ट पहले कर दे कि आज की जो भी विरोधी लोग का है कि मौका मिलने का है, तो ये सब मतलब साफ स्पष्ट दिखता है, ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने बोल दिया कि हम भाई इस डिसीजन को ये एक्सेप्ट कर लिए और इसको लागू कर दिया गया। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी या फिर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री हमेशा जो है आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। बिहार में जो भी आरक्षण भी लागू हुआ देखे होंगे तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से लागू हुआ है। तो रही बात है कि SC/ST में जो इन साइड जो इन कोटा रिजर्वेशन है तो उसमें सरकार का तो कहीं है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन दिया है तो वो देखना पड़ेगा कि भाई दिया है तो किस परिस्थिति में दिया है, उसको जो है सरकार अध्ययन कर रही है और इस पे चीजें जो है इसमें देखेगी। आरक्षण खत्म करने का तो बात ही नहीं है। तो फिर ये क्यों हल्ला मचाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? विपक्ष को तो मौका मिलेगा ना, उनको तो रोटी सेकना ही है। नहीं मिलेगा तो फिर उनके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा तो है नहीं उनको कि भाई कभी सुने कि विपक्ष के किसी अधिकार को लेके किसी विषय वस्तु को लेके रोड पे उतरे हैं? नहीं। लेकिन जिस तरह की बातें रंजन जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक ट्रायल करने की कोशिश की है, आरक्षण खत्म करने से पहले ये भांपने का प्रयास किया है कि जनता का क्या मूड है और एक समुदाय में एक वर्ग विशेष में बंटवारे का प्रयास किया है, ये आरोप लग रहा है। देखिए बता रहे, इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव से पहले देखे होंगे कि नीट में जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, तो उसमें भी देखे होंगे केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया और उसमें नया अध्यादेश लाके उस चीज को, कानून को खत्म किया गया और स्पष्ट जो है SC/ST समाज के भाइयों को हित में जो है वो कानून लाया गया था। तो हमेशा जो है एनडीए की सरकार जो है SC/ST समाज के भाइयों बहनों के हित में जो है हमेशा प्रयासरत रहती है। आरक्षण छीनने का तो कोई मतलब चर्चा ही नहीं है। ये जैसे कैसे अभी बता रहे थे आरजेडी के या बीएसपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपका जब ये देखिएगा यहाँ पे तो कोई विषय वस्तु से चीजें कि ये जो है इससे अच्छा रहता कि चीजों को इस पे परिचर्चा होता। अब संवैधानिक संविधान जो सुप्रीम कोर्ट जो दिया है डिसीजन, तो उस किस तर्क पे दिया है उस पे डिसीजन होता। तो ये तो नहीं है कि मतलब आपका रोड पे उतरने से चीजें जो है ये हो जाएगा। ये तो केंद्र सरकार का तो आदेश आया नहीं है। बिल्कुल। क्रीमी लेयर की जहां तक बात हो रही है, क्रीमी लेयर 1971 में इसे लाया गया था, सत्यनाथन कमीशन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और
2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे SC/ST में भी प्रभावी बनाने का अपना फैसला दिया है, जिसके बाद ये देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से सरकार पर हमला बोला जा रहा है कि सरकार की मंशा है कि आरक्षण को खत्म किया जाए, चरणवार तरीके से ये उस दिशा में कदम है। रंजन जी, अगर किसी एक तबके को बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं और उसी समाज में एक तबका ऐसा रह गया है जिस तक संसाधनों की पहुंच नहीं है, तो जिसे मिल रहा है उसकी पहचान कर दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश क्या गलत है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो SC/ST भाइयों को जो आरक्षण मिला है उसका आधार सामाजिक है और छुआछूत है। अछूत और छूत होता है, तो आप छूतहर जात इसको कहते हैं। भाई, आपको एकदम बिहारी ठेठ भाषा में समझाना चाहता हूँ बिहार के दर्शकों को, कशिश न्यूज के। रंजन जी, आप जिस समय की बात कर रहे हैं अब वो समय नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है, तो क्या समय काल परिस्थिति के अनुसार प्रावधानों में बदलाव की गुंजाइश भी नहीं है? एग्जाम्पल के साथ सर बताना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान में होगा। वो गए थे दरभंगा, मधुबनी, मिथिलांचल के इलाके में। जिस मंदिर में उन्होंने पूजा किया उस मंदिर को धो दिया गया गंगा जल से, शुद्धिकरण से। आप किसकी बात करते हैं? छुआछूत नहीं है तो क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा और आरक्षण में प्रावधान किया कि छुआछूत। रंजन जी, आरक्षण से कुछ बदला क्या? कुछ नहीं बदला ना, उस तरह के आरक्षण से नहीं बदला। कैसे नहीं? बहुत चीज बदला। बाबा साहब भीमराव का, अंबेडकर का जो आरक्षण, जब एक मुख्यमंत्री के लिए कुछ नहीं बदला, परिस्थितियां वही है, ये आप उदाहरण दे रहे हैं रंजन जी, तो फिर हम कैसे मान ले कि आप जो बदलने के लिए उदाहरण देंगे उसे मान लिया जाएगा? तो नहीं बदला ना, उसको लोग सही से आज तक लागू नहीं उस आधार पर जो किया गया, नहीं, तो जिस आधार पर लागू किया गया आरक्षण वो आधार गलत है, ये माना जाए? आधार गलत नहीं है, आप एक उसको गलत दिशा में मत जो बदलाव 70 साल में नहीं हुआ तो फिर कैसे आधार को गलत नहीं माना बाबा जाए? भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान का जिस उद्देश्य के साथ निर्माण किया, उस उद्देश्य बताइए। उस उद्देश्य के साथ संविधान को पूरा अक्षर सा लागू नहीं किया गया, उसके साथ छेड़छाड़ होता रहा। देश में उस संविधान के साथ छेड़छाड़ होता रहा, उसको अक्षर से किसी ने लागू करने का काम नहीं किया। अगर लागू कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी वहां के मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। वहां पर जाकर के आप देख लीजिए, बहुत सुधार हुआ, बहुत वहां पर सुधार हुआ। लेकिन बिहार के अंदर में, बिहार के जीतन राम मांझी तो खुद आज वो बोल रहे हैं, उनका बयान भी आया हो कि भाई बिल्कुल जीतन राम मांझी ये बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी को अगर आरक्षण नहीं चाहिए तब हमारी बात सुन लीजिए। जीतन राम मांझी जनरल कोटा से चुनाव लड़के जीतते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे जनरल कोटा से मंत्री बनते हैं। उनके और परिवार के लोग अगर MP MLA तो सवाल यही है ना रंजन जी, जीतन राम मांझी यही तो कह रहे हैं। सर एक मिनट सर, उनकी पार्टी जो चुनाव लड़ती है जनरल सीट से चुनाव लड़ती है, अगर 2 सीट मिलता है दोनों रिजर्वेशन वाला सीट से चुनाव, क्यों? जब उनको नहीं जरूरत है तो मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, वही तो कह रहे हैं ना को स्वतः घोषणा करना। आज घोषणा क्यों कर रहे हैं? वो तो लंबे समय से MLA हैं, MP रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको तो कब का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो मन के अंदर कवायद हो रही है ना रंजन जी। देखिए, मैं व्यक्ति पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपने जीतन राम मांझी का, हमारे साथी अजीत पटेल जी ने नाम लिया, तब मैं कह रहा हूं जीतन राम मांझी जी को सबसे ज्यादा आरक्षण की जरूरत है। अगर आरक्षण की जरूरत नहीं होती तो मंदिर नहीं धोया जाता। एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे, आरजू खान जी के पास चलते हैं। आरजू जी, रंजन जी ने जो कुछ तर्क दिया, पहली बार में आपने इनका समर्थन किया, दूसरी बार में सवाल आपसे वही, इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर आप उन तर्कों को ही हमारे साथ इस चर्चा में रखेंगे कि अगर परिस्थितियां बदली है, समय बदला है, तो क्या प्रावधानों में बदलाव की गुंजाइश भी नहीं बनती? कहाँ परिस्थिति और समय बदला है, आप हमको बताइए। कोई एक नजीर आप बता दीजिए, उसको पेश करिए। इस देश का राष्ट्रपति अगर मंदिर में जाता है तो उसको अगर मनाही हो जाती है। इस देश का अगर राष्ट्रपति जाता है तो उसको मनाही हो जाती है। अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर मंदिर में जाता है तो मंदिर को धोया जाता है। यही नहीं, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश यादव जैसे ही अपने आवास को छोड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ बाबा जो है उसको जो है शुद्धिकरण करवाते हैं, उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। तो कहाँ चीजें बदली हैं? आज भी घोड़ी चढ़ने पर लोगों को मार दिया जाता है। आज भी तो जब चीजें बदली नहीं आरजू जी, यही तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर बदलाव की जो गुंजाइश थी वो गुंजाइश ही खत्म हो जाती है ना। दीपक जी, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामाजिक
भेदभाव और छुआछूत के आधार पे मिला था, वो चीजें अभी तक नहीं हो पाई, सही पटल पे आई, तो आपने उसमें और एक लकीर खींच दी कि वर्ग में ही वर्ग को बांट दिया। फिर ये क्यों ना माना जाए आरजू जी, हम आपसे भी ये सवाल पूछते हैं और अपने बाकी मेहमानों से भी ये सवाल पूछेंगे कि फिर ये क्यों ना माना जाए कि जिस आधार पर जो व्यवस्था दी गई थी उस आधार को ही बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि उस व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ है। आरजू जी, मैं तो यही चीज बता रहा हूं ना कि आपने अगर किसी को अगर इसका फायदा दे दिया है तो आपके पास डेटा होगा, डेटा से एनालिसिस कीजिए कि उसको एक बार दो बार अगर उसको मिल गया है तो तीसरी बार ना मिले। बिल्कुल, आजकल तो आधार और पैन लिंक है, पाई पाई का हिसाब हो जाता है, तो रिजर्वेशन कितनी बार एक परिवार के सदस्य ने कितने यही तो दीपक पीढ़ियों से लेते आए हैं, ये सब डाटा अगर चाहे सरकार तो इकट्ठा किया जा सकता है। रंजन जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। रंजन जी, छोटा सा जी आरजू जी, जी जल्दी। और ये जो सवाल, ये जो वर्गीकरण का आप पूछ रहे हैं, क्या आप जीतन राम मांझी जी से और चिराग पासवान से पूछिएगा कि वो किस वर्ग में आते हैं, वो क्रीमी लेयर है या अनक्रीमी लेयर है? मैं इस सवाल के जवाब जब प्रावधान ही नहीं रहने दिया जाएगा तो फिर कैसे सवाल खड़ा करें कि आप क्रीमी लेयर में हैं या नहीं हैं? बार बार वही, क्योंकि उनका कद बड़ा है, उनके पांव के नीचे एक सीढ़ी रख दी गई है, तो जो ऊपर पेड़ पर फल लगेगा वो फल सबसे पहले वही तोड़ेंगे, नीचे जमीन पर खड़े लोगों तक वो फल की पहुंच ही नहीं होगी, कैसे उन तक फल मिलेगा? यही तो सवाल है, क्या इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है? रंजन जी, आधार और उद्देश्य जब पूरा नहीं हो रहा है तो क्या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आधार और प्रावधानों में बदलाव की गुंजाइश नहीं देखते? देखिए, सबसे बड़ी चीज है सरकार का जो मन मिजाज साफ होना चाहिए। जो आरक्षण के जितने अनुच्छेद हैं उनको जब तक आप अक्षर से लागू नहीं कीजिएगा, अभी आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप अगर उसको मन बना लीजिए तो यह तो 5 वर्षीय योजना में समाप्त हो जाएगा। लेकिन तो आपका शुरू तो यही हुआ था ना है। रंजन जी, शुरुआत तो इसी के साथ हुई थी ना कि हम कुछ समय अंतराल में व्यवस्था को बदल लेंगे, हालात बेहतर कर लेंगे और फिर इन प्रावधानों को खत्म कर देंगे। तो बाबा साहब ने, मैं तो वही तो कह रहा हूं, बाबा साहब ने जिस उद्देश्य के साथ संविधान को आधार बना करके उन्होंने संविधान बनाया था, उसके साथ लोगों ने आजादी के बाद से आज तक छेड़छाड़ करते हैं। जो देश में किस सरकार जिनके हाथों में रही है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे जो भी केंद्र में सरकार जिसकी भी रही हो, सबने उसके साथ छेड़छाड़ किया, अच्छा सा लागू करने का काम नहीं किया। जो देश के सबसे हाशिए पर लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के जो लोग, चाहे हमारे माइनॉरिटी समाज के जो लोग हाशिए पर अंतिम पौदान तक हैं, उन तक पहुंचती नहीं है व्यवस्था। उन तक जो हमारा विकास का योजना पहुंचता नहीं, बीच में लोग बंडर बाट कर जाते हैं। और उनको आप सत्ता दे करके देखिए, उनको आप सही में रिजर्वेशन उनको दीजिए, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं। रंजन जी, फिर मेरा वही सवाल है, खैर हम इसके बारे में आपके पास फिर लौटेंगे। अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत जी, जीतन राम मांझी की तरफदारी कर रहे थे कि उन्होंने तो खुद कहा है कि हम पिछड़े समाज के हैं, हमारे ही समाज के कुछ और भाई बहन छोटे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका अगर सरकार दे रही है, कोर्ट इस तरह का प्रावधान कर रहा है, तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले स्वार्थी लोग हैं, आपके सहयोगी हैं, अगर वो उस समुदाय से आते हैं और उस समुदाय के लिए गए कोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हैं, तो क्या उनका साथ नहीं दिया जाए? क्योंकि वो भुक्तभोगी में रहे हैं, वो लाभान्वित में रहे हैं और अब वो बदलाव की गुंजाइश देख रहे हैं, तो क्या वो गलत हैं? देखिए, जीतन राम मांझी के बयान को हम इसलिए अब चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये चर्चा जो है ये बसपा के हमारे, चलिए उनसे भी जवाब ले लेंगे। ये बोल रहे थे इसलिए हम बोले कि जीतन राम मांझी का उदाहरण दे रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बिहार में थे तो ये नहीं हुआ, तो हम बोले कि भाई वो भी तो बयान ही दिए हैं कि भाई ये जो है कोर्ट 18 अनुसूचित जाति लोगों को जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसमें क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल। आपकी सरकार ने तो बिहार में और बढ़ाने का प्रावधान किया था, हम कर रहे हैं। उसको भी पूरा नहीं किया जा सका, कोर्ट में वो मैटर भी फंस गया है। जो आरक्षण के जो पक्षधर रहे हैं, वो जो है आप देखे होंगे कि जातिगत आरक्षण भी करा के जो है 75% तक आरक्षण किया गया है।
तो इसमें भी SC/ST समाज के भाई बहन को जो भी आरक्षण के हकदार हैं, प्रावधान है, आ रहे हैं अर्जुन जी, आप ही के पास आ वो रहे जो हैं। है एनडीए की सरकार है, वो भी हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में जो वो आरक्षण यथावत है, इसमें कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश ही नहीं है। चलिए, छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट ने इस तरह का निर्णय लिया है तो सरकार का बता दे रहे हैं, लेटरल एंट्री का भी आरजेडी के प्रवक्ता भी चर्चा कर रहे थे, तो उसमें क्लियर कल ही चिट्ठी जारी हो गया था गृह विभाग से, होम अफेयर से, इसमें क्लियर है कि वो यूपीएससी से पोस्ट को ये जो भरा जाएगा। तो एक जो है होता है ना कि जनता के बीच में भ्रामक चीजें फैलाना, ये विपक्षी लोग का काम ही काम है। चलिए, तो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। रहता है। आरजू जी के पास आते हैं। आरजू जी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान का आपने भी जिक्र किया, समाज के भुक्तभोगी हैं वो, लाभान्वित हैं वो, तो अगर वो कुछ संभावना देख रहे हैं भविष्य के लिए अपने ही भाई बंधुओं के लिए, तो उन्हें गलत क्यों माना जाए? अच्छा, आप ये बताइए कि आप चिराग पासवान के बयान को सही ठहराइएगा या जीतन राम मांझी की? या एनडीए पहले खुद ये अपने आपस में जो है विचार विमर्श कर ले कि जीतन राम मांझी सही है या चिराग पासवान सही है। और रही ये लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, यही चीज तो हम लोग बता रहे हैं आपको कि ये छोटा छोटा सगुफा जो छोड़ती है ना भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो लोग हैं, ये एक प्रयोग है और इस प्रयोग में देखना चाहते हैं कि कितना बबूला फूटता है और यही चीज करना चाहते हैं। 72 मिनट में लेटरल एंट्री का मामला लाते हैं, आपको पता नहीं था? आप कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण के बिना जो है किसी भी तरह के लोगों को हम IAS, PCS, UPSC में बना देंगे? आप यही कर रहे थे ना, आप आरक्षण के अधिकारों का हनन कर रहे थे, यही चीज तो हम बता रहे हैं। तो विपक्ष गलत कहां से है? और आपने 72 मिनट में इसको वापस ले लिया, आप बैकफुट पे चले गए, आपने वक्फ बोर्ड के ऊपर बात किया, वक्फ बोर्ड को जेपीसी ने भेज दिया 5 सालों के लिए। आरजेडी के लोग वहां पे दिखे किस पे जुल्म की करते थे अपने शासनकाल में, आप देखे होंगे अर्जुन जी। आपका आप भी घर से निकलने में संकोच करते थे। नहीं, हम बाजार में बैठे हैं क्या? आप भी घर से निकलने में संकोच करते थे। आपके वक्त में ये आप मोल भाव कर रहे हैं क्या? आप देखे होंगे कि नीतीश जी के शासनकाल में कितना दलित समाज के भाई बहनों के लिए कितना कल्याणकारी योजना लाया गया है। आप देखे होंगे कि दलित समाज की जो भी ये IAS और PCS का बात कर रहे हैं, उनको 1 लाख रुपया जो है केवल प्रीलिम्स निकालने पे दिया जाता है। उनकी एक से एक योजना दलित समाज लोगों के लिए लाया गया है। अब ये 2005 से पहले की सरकार के गिना दे, ये 4 योजना 2 योजना नहीं गिना पाएंगे। और सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है तो आरजेडी के शासनकाल में दलित समाज, दलित भाई बहनों पे हुआ है। घर से निकलते नहीं थे, की सरकार। आप मोल भाव कर रहे हैं क्या? आप मोल भाव करने बैठे हैं यहाँ पे कि नहीं, इन्होंने जो काम किया है वो तो गिनाएंगे ना, उसका श्रेय तो लेंगे ना। बहरहाल वक्त का अभाव है, चलते चलते एक छोटी सी प्रतिक्रिया रंजन जी की जरूर ले लेते हैं। दीपक जी 1 मिनट। जितने भी ऐतिहासिक काम हुए महागठबंधन की सरकार में हुए हैं, चाहे शराबबंदी का हुआ, चाहे फिर जातीय जनगणना का हुआ, चाहे फिर आरक्षण बढ़ाने की बात हुई, ये सारा चीज जितना चीज हुआ है या फिर 2005 वाला से गिनाने में आपको कहा है? चलिए ठीक है, ठीक है अजीत जी, ठीक है आरजू जी, ठीक है। चलिए आरजू जी, आपको बात रखने का मौका दिया गया, आप दूसरों को भी बात रखने का मौका दीजिए। चलिए रंजन जी अपनी बात। जहां तक सरकार की बात है, वर्तमान में जो बिहार सरकार है, इन्होंने कहा SC/ST के हित में इतना काम हुआ है। मुजफ्फरपुर में भी ले लीजिए, 1 सप्ताह नहीं हुआ है, छात्रा के बलात्कार करके स्तन काट दिया। इस सरकार का थी है। आज की घटना ले लीजिए। अरे योजना क्या? जब आम जन नहीं, जब दलित आम जन, इनका मुंह नहीं खुलेगा। दलित आम जन जब उत्तर प्रदेश के शासन बता सकते हैं, बहन मायावती की सरकार में और वहाँ इतना दलित समाज पर अत्याचार हुआ। अजीत जी 1 सेकंड, अजीत जी नहीं, अजीत जी 1 सेकंड। रंजन जी, क्या आरक्षण के प्रावधान से ये रुक जाता? क्या नहीं रुक जाता? हमारे लोग अगर अपराध और आरक्षण में कोई संबंध बनेंगे, आप सुन लीजिए, अगर हमारे लोग अफसर बनेंगे, उनका भी रहेगा थाना से लेकर के पुलिस मुख्यालय तक पक्षपात करवाएंगे आप। पक्षपात उनके बिना कोई नहीं सुनेगा, उनके बिना कोई नहीं। कितने मुख्यमंत्री हम रखे बिहार में? नहीं रंजन जी, नहीं, आप एक चीज समझाइए, कितने मुख्यमंत्री हम रखें बिहार में कि हर समाज का हर व्यक्ति अपनी बात निर्भीक होकर रख सके और वो निश्चिंत होकर रहे कि हमारे कोई हितैषी हैं समाज में। वही आपसे कहना चाह रहा हूं। 1000 मुख्यमंत्री बिहार में होंगे तब भी नहीं होगा। आप केंद्र में मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बना करके रखे हैं ना, लेकिन मांझी जी अपनी बात
दिल से वह बयान नहीं देते हैं, उन पर आप अंकुश लगा करके रखते हैं। यही मोदी सरकार और मांझी नीतीश जी सरकार का कृपा है। मांझी जी आज जो ऐसे आदमी हैं, लाठीचार्ज हुआ उनके था लिए ऐसा बंगला पर, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता बंगला है। पर जो उनके आज मन में लाठीचार्ज जो हुआ, हो, चाहे वो नहीं, सत्ता मान पर आप पक्ष कैसे के कर खिलाफ सकते हो, हैं? चाहे आप उनको दबाव में बयान मांझी जी करवाते का हैं। व्यक्तित्व ऐसा है कि उन पर अगर आप मांझी दबाव नहीं जी लगा सकते। मन से भाई मायावती पे भी दबाव चलिए, चलेगा। मांझी जैसा हमने पहले ही कहा था, मुद्दा विवादास्पद और बेहद संवेदनशील है, तो विवाद होना स्वाभाविक है। राज्यसभा की मेंबर बहरहाल थी, उनको लगा कि हम अपने लोगों की बात नहीं चलिए, कर रहे हैं, सबको ही अपने राज्यसभा से पक्ष इस्तीफा में देकर बात बाहर रख रहे आ गई। हैं। समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, डॉक्टर रंजन कुमार जी और अजीत पटेल जी अपना समय चलिए, देने के लिए इस धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको बेहद भी- ही संवेदनशील मुद्दा आरक्षण का, और उसी संवेदनशीलता से इसे डील किए जाने की जरूरत है। देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को कैसे डील करती है, और जो सरकार पर दबाव बना रहे हैं वो इसका कितना श्रेय लेते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।